वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग बिहार बोर्ड के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे, बिहार बोर्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन के लिए। और लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था ईएमआई एंड एसी। सो अब ये आ रही है यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप एनसीईआरटी खोल सकते हैं बच्चों। पहले तो देख लीजिए सिलेबस क्या है आपका। तो सिलेबस में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एवं उनके गुणधर्म। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म अच्छे से आपको तैयार करने हैं। साफ साफ लिखा हुआ सिलेबस में क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, यानी गुणात्मक रूप से पढ़ना है, कम या ज्यादा। इसको क्वांटिटेटिवली नहीं पढ़ना है, नहीं संख्यात्मक रूप से नहीं पढ़ना है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ यहां मिसिंग है, ईएम वेव्स होना चाहिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो उनका अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति है उसकी बात हम कर रहे हैं। अनुप्रस्थ तरंग गति उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफर्स क्यों होती है या कैसे पता चला हमें ट्रांसफर्स होती है। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है इसको समझेंगे। रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव्स, माइक्रो तरंगे, इंफ्रारेड, अवरक्त तरंगे, विजिबल दृश्य तरंगे, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें, एक्स रेज, एक्स किरणें, गामा रेज, गामा किरणें, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेस। तो बच्चों ये तो हुआ सिलेबस जो आपको तैयार करना है। इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट नहीं है, पर मैं आपको बता दूं डिस्प्लेसमेंट करंट एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों में दिया हुआ है, जबकि डिस्प्लेसमेंट करंट हमने देखा था पिछले उसमें ईएमआई एसी में, उसमें लिखा हुआ था, वहां से मैंने काटा था उसको। तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा उसको भी तैयार करना होगा एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी से आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसकी डिटेल आप यहां देख सकते हैं। एनसीईआरटी से जो जो पढ़ना है, फिगर 8.1 रीड, 8.2 एनालाइज, 8.4 इंपॉर्टेंट मींस ये जो फिगर है 8.4 ये आपको बनाना आना चाहिए, बिकॉज ये एग्जाम में पूछी जाती है। 8.5 लर्न, ये भी आपको एक बार बनानी है, पर ये तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और टेबल 8.1 आई मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टेबल में लिखी हुई एक एक बात आपको पता होनी चाहिए, उससे आपके सभी सवाल बन जाएंगे जो विद्युत चुंबकीय तरंगों पर पूछे जाएंगे। ब्लू बॉक्स में बात करें तो एक रीड करना है, एक एनालाइज करना है, दो ब्लू बॉक्स है। सॉल्व एग्जांपल में 8.2 लर्न, 8.3 लर्न, बाकी आपको एनालाइज करना है। समरी पॉइंट्स के बारे में भी जानकारी आपको यहां सारी दी गई है, और पॉइंट्स टू पॉन्डर में जो पर्टिकुलर 5वां पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। बाकी नोटेशन अब तक आप समझ चुके होंगे। सीएन का मतलब कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल, सीएल का मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको लर्न करना है। एन यानी न्यूमेरिकल, एल यानी लर्न, सी यानी कंसेप्चुअल, आर यानी रीड। तो एनसीईआरटी आप इस गाइडलाइन के हिसाब से तैयार करेंगे। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बने हैं बिहार बोर्ड में वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में कंटेंट कम ही है मेरे पास, ज्यादा कंटेंट नहीं है, क्योंकि बच्चों छोटा सा चैप्टर है और यही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, या एक या दो क्वेश्चन कोई से इसमें आपसे पूछे जाते हैं। तो गिव एनी टू एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट वेव्स, तो कोई सी दो एप्लीकेशन आपको बतानी है अल्ट्रावायलेट वेव्स की। तो दो एप्लीकेशन कौन सी हो गए। दे आर यूज्ड टू प्रिजर्व फूड स्टफ एंड मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। जितने भी वाटर प्यूरिफायर हैं उसमें हम अल्ट्रावायलेट को यूज करते हैं, एज दीज रेज कैन किल बैक्टीरिया, जर्म्स एटसेट्रा। हमें पता होना चाहिए कि अल्ट्रावायलेट रेज कैसी हैं, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड, स्टरलाइज करने के काम आती है। दे आर यूज फॉर स्टरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन करने के बाद इंस्ट्रूमेंट्स को धो पहुंचकर अल्ट्रावायलेट चैम्बर में रख दिया जाता है, और उससे उसमें मौजूद बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, सब वायरस सब किल हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज वेल्डर्स, जो वेल्डिंग करने वाला व्यक्ति है उसकी बात कर रहे हैं। वियर स्पेशल गॉगल्स, विशेष प्रकार के चश्मे उसको पहनने होते हैं वेल्डिंग करते वक्त, और फेस मास्क जैसा आपने देखा होगा वेल्डिंग करने वाले के पास होता है। उसमें कांच की खिड़की होती है, ग्लास विंडो होती है, काले से रंग का कांच उसमें लगा होता है, आपने गौर किया हो तो। टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो जो हानिकारक किरणें हैं उनसे बचाव के लिए उसको वो पहनना पड़ता है या पकड़ना पड़ता है हाथ में।
उसमें से देखना होता है वेल्डिंग करते वक्त। नेम द रेडिएशन एंड मेंशन द रेंज ऑफ इट्स वेवलेंथ, तो आपको बताना है कि वो कौन सी खतरनाक किरणें हैं जिनसे बचने के लिए वेल्डिंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसकी वेवलेंथ, उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है। तो बच्चों ये पराबैंगनी किरणें होती हैं जो वेल्डिंग के वक्त वहां निकलती है, और वहां गैस भी निकलती है। वेल्डिंग आर्क की वजह से वहां ओजोन क्रिएट होती है, वहां जो एक विशेष गंध होती है बच्चों, स्मेल स्पेशल, तो वो होती है ओजोन की स्मेल। तो वो भी आपको आइडिया होना चाहिए, ये केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है आपके। तो द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों की जो तरंग दैर्ध्य है वो है 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, इस रेंज में है। आपको पता ही है कि बैंगनी कहां से स्टार्ट होती है, 400 नैनोमीटर से। तो दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम पे अगर हम जाएं, पूरे स्पेक्ट्रम को याद रखने का सिंपल सा मेथड है बच्चों। विजिबल आप जानते हो, यानी दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम वो कहां से कहां तक है। तो अगर मैं लाल से शुरू करूं तो 700 नैनोमीटर से लेकर ये है 400 नैनोमीटर तक, ये इसकी रेंज है। तो 700 कौन सा है बच्चों, 700 है रेड, और 400 कौन सा है, 400 है वॉयलेट। तो विबग्योर के उल्टे ऑर्डर में अगर हम जाएंगे तो बीच में बाकी सारे कलर यहां पे आ जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे बाकी कौन से कलर मैंने लिखे। तो सेंट्रल रीजन जो है वो येलो बोलते हैं, और वो आता है 555 नैनोमीटर पर तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य की बात मैं कर रहा हूं ना, वेवलेंथ लैम्डा। तो बाकी पूरा ताना बाना हम इसके आसपास बुन सकते हैं। इससे आगे जाएंगे विजिबल के 400 नैनोमीटर से और कम वेवलेंथ पे जाएंगे। जैसे जैसे इधर जा रहे हैं वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ डिक्रीजेस। तो अब यहां आ जाएगी अल्ट्रावायलेट, यूवी, क्योंकि ये वायलेट है, वायलेट के बाद आगे अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद आएगी बच्चों एक्सरे, एक्सरे के बाद आएगी गामा रे। ये पूरा हो गया स्पेक्ट्रम जो आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। इससे पहले रेड से पहले आएगी इंफ्रारेड, उसको मैं आईआर से दिखा रहा हूं, और उससे पहले मैं जाऊंगा तो माइक्रोवेव आ जाएगी। माइक्रो से पहले अगर मैं जाऊंगा तो रेडियो वेव आ जाएगी, और रेडियो से स्टार्ट करना है हमको, रेडियो वेव से। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि 10⁻² में वेवलेंथ घटती चली जाएगी। जैसे ये 400 नैनोमीटर है, अल्ट्रावायलेट रे की कितनी होती है उसकी बजाय हम, हमारे लिए आसान है एक्सरे याद रखना। अगर ब्रैग का एक्सपेरिमेंट आपको याद है, या डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वहां से आप सीखोगे। ये 11th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा था कि जो एटम्स के बीच की दूरी होती है, वहां एक सवाल था बच्चों, आपको याद आ रहा हो अगर, क्या सवाल था, HCl का मॉलिक्यूल दिया हुआ था, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना था आपको। HCl का मॉलिक्यूल, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना था। रोटेशनल डायनामिक्स में ये सवाल था। तो HCl का जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच, वो 1.32 एंगस्ट्रॉम यूनिट ये लेंथ दी हुई थी। तो वहां से हमें आइडिया लगता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी होती है एंगस्ट्रॉम यूनिट के ऑर्डर की होती है। और फिर इसके लिए फिर ब्रैग का एक्सपेरिमेंट हमें याद आता है, उसने जो है एक्सरेज का डिफ्रैक्शन स्टडी किया था निकल क्रिस्टल से। तो निकल क्रिस्टल के बीच की दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, एंगस्ट्रॉम यूनिट के ऑर्डर की, तभी वो एक्सरे को डिफ्रैक्ट कर पाएगी, क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम यूनिट के ऑर्डर की होती है। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है एक्सरे की वेवलेंथ होती है एंगस्ट्रॉम यूनिट, यानी 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की। तो गामा रे की कितनी होगी, ऑब्वियसली 10⁻12। और एक रेंज अगर हम लेंगे तो इससे और कम -14 तक ले जा सकते हैं, जबकि अल्ट्रावायलेट इसे 2 कम कर सकते हैं, हम 10⁻8 कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे। इसी तरह से इंफ्रा माइक्रो रेडियो में आप जा सकते हैं, यहां हम फ्रीक्वेंसी भी याद रख सकते हैं। वैसे कन्वर्जन इजी है, कैसे, C = न्यू लैम्डा। अगर आपको लैम्डा पता है तो आप न्यू निकाल सकते हैं, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, और अगर आपको न्यू पता है तो आप लैम्डा निकाल सकते हैं। C स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो माइक्रो और रेडियो की अगर मैं बात करूं तो माइक्रोवेव ओवन में काम आती है माइक्रोवेव, और उसकी फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज के ऑर्डर की होती है बच्चों, इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ गीगाहर्ट्ज, जबकि रेडियो में किलोहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज तक जाते हैं हम, किलोहर्ट्ज टू मेगाहर्ट्ज तक रेडियो वेव्स होती हैं, और मेगा से ऊपर जब चले जाएंगे
यानी 100 मेगाहर्ट्ज से ऊपर आप चले जाएंगे तो 1000 मेगाहर्ट्ज तो गीगाहर्ट्ज ही बन जाता है, गीगाहर्ट्ज, और इससे ऊपर आप जाएंगे तो ये इंफ्रारेड आ जाएगा। लिंक कर सकते हैं, आप वेवलेंथ से लिंक कर सकते हैं। 700 नैनोमीटर से ज्यादा अगर वेवलेंथ है तो वो इंफ्रारेड है। तो ऐसे पूरा स्पेक्ट्रम याद रखा जा सकता है। तो हमने पढ़ा अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, एक्सरे की कोई दो प्रॉपर्टी, कोई दो गुण बताओ एक्सरे के गुणधर्म। तो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जाता है व्हाट इज कॉमन फॉर ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो सभी की सभी नेचर में ट्रांसवर्स है। पहली बात तो ये ट्रांसवर्स होने का मतलब क्या होता है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। दो तरह के मोशन आपने क्लास 11 में ही पढ़ लिए थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन एंड ट्रांसवर्स वेव मोशन। तो अगर एक रस्सी को आपने खूंटे से बांधा है सामने रिजिड सपोर्ट से और उसको आप ऐसे वेव करते हैं तो इसमें लहर बन जाती है बच्चों, इस तरह से वेव बन जाती है। अब इसमें पार्टिकल्स जो है मीडियम के वो वाइब्रेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। वेव किधर जा रही है पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। जबकि जो हमारी साउंड वेव्स हैं वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो पार्टिकल जो है वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वेव आगे प्रोपेगेट करती है, जिसको हम ऐसे दिखा रहे हैं पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन सेम होती है। इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सबकी सब ट्रांसवर्स वेव मोशन दिखाती हैं, एक तो ये कॉमन है। और सारी की सारी EM वेव्स पूरा स्पेक्ट्रम रेडियो से लेकर गामा रे तक पूरा स्पेक्ट्रम सेम स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू 1/√of म्यू 0 एप्सिलॉन 0, जिसकी वैल्यू रखने पर हमें मिलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर्टिकुलर वैक्यूम या एयर में ट्रेवल करती है इस स्पीड से। मीडियम चेंज होगा स्पीड चेंज हो जाएगी। तो वैक्यूम और एयर में सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम स्पीड से चलती हैं। सभी कलर चाहे लाल हो कि बैंगनी हो सब सेम स्पीड से चलते हैं। हाँ, अगर एक कांच है तो लाल तेज चलेगा बैंगनी के कंपैरिजन में। तो इस पे कई कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो ये एक कंसेप्ट है जिसका आइडिया मैंने आपको दिया। एक्सरे की दो प्रॉपर्टीज, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों EMW में आपको तैयारी जो करनी है वो टेबल 8.1 से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जो मैंने टेबल 8.1 अभी आपको बताई थी उससे सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, यानी वो अच्छे से आपको तैयार करनी है टेबल 8.1। तो इतना काफी है इस लेक्चर में, फिर जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।